तैयार हो जाइए क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद आम बजट 2025 पेश होने जा रहा है। तो आम लोगों को, आप सबको जो भी उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों पर ये बजट कितना खरा उतरेगा, ये पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाएंगे। एक महापैनल में इसके साथ जुड़ेगा। लेकिन कुछ ही देर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार के बजट में टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिल सकती है। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, उसको कम करने वाले कई सारे फैसले भी लिए जा सकते हैं। किसान, महिला, बुजुर्गों के लिए बजट के पिटारे में काफी कुछ हो सकता है। अब बजट से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में महिला, गरीब और मध्यम वर्ग को लेकर कहा है कि इस बार के बजट में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। तो आशीर्वाद मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हम जानेंगे। मिडिल क्लास फैमिली कंप्लीटली अपनी पूरी लाइफ में लोन्स पे डिपेंड करती है, तो लोन के अगर आप रेट्स कम करते हैं तो उनके लिए बेहतर होगा। तो इनकम टैक्स के अंदर रिलैक्सेशन लोगों को मिलना चाहिए, जो कम से कम 10 लाख तक की लिमिट लोगों की उम्मीद है, उस हिसाब से उसको होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस पर जो है उस पर कम से कम 1 लाख रुपए तक की लिमिट की जाए। थोड़ा महंगाई के हिसाब से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा उन मोदी जी को, और थोड़ा टैक्स में पैर में भी थोड़ा मतलब थोड़ा नीचे घटाना पड़ेगा उस चीज को भी। आम से लेकर खास तक हर किसी को आम बजट से उम्मीदें हैं। बजट का पिटारा क्या सौगात लेकर खुलेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। आम आदमी जहां बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और घटती खपत के बीच कुछ राहत की आस लगाए बैठे हैं, वहीं युवा से लेकर किसान, महिलाएं और बुजुर्गों को आम बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। बेरोजगारों को रोजगार, वो तो एक प्राथमिकता रहती है गवर्नमेंट की, तो उसको प्रायोरिटी फर्स्ट पे रखें तो और भी अच्छे। जो महंगाई बढ़ी हुई है फिलहाल उस पे होनी चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। हम तो सरकार से उम्मीद करते हैं कि जितने ज्यादा हमारे कस्टमर्स को रेट कम में सामान मिलेगा, उतने ज्यादा हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और कस्टमर के लिए भी। सबसे ज्यादा तो महंगाई जो फुटकर की है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आम आदमी चीजें खरीद नहीं पा रहा है। तो सरकार को टैक्सेशन पॉलिसी उस हिसाब से करनी चाहिए कि उन्हें राहत मिले, वो अपना बिजनेस बढ़ाए, जिससे चीजों के दाम अपने आप नीचे आ जाए। सरकार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ही महिलाओं समेत गरीब और मध्यम वर्ग को राहत मिलने का इशारा कर चुके हैं। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। सरकार की तरफ से आखिरी बार 2014 में आयकर छूट की सीमा को बढ़ाया गया था। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 2024-25 के लिए सरकार इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव का ऐलान कर सकती है। कयास लगाया जा रहा है कि न्यू रिजीम के तहत आयकर छूट के लिमिट को बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जा सकता है। इसके अलावा 15 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के बीच की सालाना आय के लिए एक नया 25% टैक्स स्लैब पेश करने की योजना है। कारोबार जगत का भी मानना है कि मध्यम वर्ग को टैक्स की राहत दिए जाने से देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा। हालांकि अगर ये छूट नई टैक्स रिजीम में की जाती है तो फिर ज्यादातर टैक्स पेयर्स को इससे कोई खास फायदा नहीं होगा। इसके साथ ही एक डिमांड ये भी है कि 80C के तहत मिलने वाली छूट को 1.5 लाख से बढ़ाकर कम से कम 2 लाख तो किया जाए। सीनियर सिटीजन्स के लिए भी बजट 2025 में कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। रिपोर्ट्स में अनुमान जाहिर किया जा रहा है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया जा सकता है। वहीं दूसरे लोगों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की लिमिट को बढ़ाकर 50,000 रुपए किया जा सकता है। सरकार ने 2024-25 के बजट में महिला सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इस बजट से महिलाओं को उम्मीद है कि सरकार इस राशि में इजाफा कर सकती है। जानकारों का भी मानना है कि सरकार को टैक्स के मोर्चे पर लोगों को राहत देने की जरूरत है। अब देखना यही है कि क्या बजट में वित्त मंत्री वाकई मध्यम वर्ग को किसी तरह की राहत देने का ऐलान करती हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, वित्त मंत्री के रूप में निर्मला सीतारमण इस बार लगातार अपना 8वां बजट पेश करने जा रही हैं। निर्मला सीतारमण के ही नाम भारतीय इतिहास में सबसे लंबा बजट
भाषण पढ़ने का भी रिकॉर्ड है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का केंद्रीय बजट 2020 का भाषण भारतीय इतिहास का सबसे लंबा बजट भाषण है। ये 2 घंटे 42 मिनट तक चला था। इसी दौरान उन्होंने केंद्रीय बजट 2019 पेश करने के 2 घंटे 17 मिनट के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। दिवंगत अरुण जेटली का 2014 का बजट भाषण 2 घंटे 10 मिनट तक चला था। तो देखिए, आज उम्मीदें बहुत सारी हैं, अपेक्षाएं बहुत सारी हैं कि आज जब बही खाता खुलेगा तो मिडिल क्लास को इसमें से क्या क्या सौगात मिलने वाली है, तमाम जो सेक्टर्स हैं उनको क्या क्या सौगात मिलने वाली है। तो जैसे ही बजट भाषण शुरू होगा, आपको पोस्ट एनालिसिस में भी समझाएंगे कि इस बजट से आप सबको, हम सबको क्या कुछ मिला है। तो देखिए, निर्मला सीतारमण प्रस्थान कर चुकी हैं। बजट हम सबके सामने पेश होने वाला है। हाथ में इनके है लाल रंग का ये बक्सा, जिसके बारे में कहा जाता है कि ब्रिटिश काल से परंपरा चली आ रही है। लाल रंग का अर्थ ये कहा जाता है कि लाल रंग दूसरों को अट्रैक्ट भी करता है, इसलिए इसका रंग लाल रखा गया है। तो वित्त मंत्रालय से तस्वीरें आप देख रहे हैं। वित्त मंत्रालय से निर्मला सीतारमण निकल चुकी हैं और अब से थोड़ी देर बाद जैसे ही वो संसद भवन पहुंचेंगी, पटल पर ये बजट पेश किया जाएगा। वो तमाम तस्वीरें भी लगातार गुड न्यूज टुडे के माध्यम से आपके सामने हम रखते जाएंगे। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आज बजट पेश होने जा रहा है, तो बजट से जाहिर सी बात है कि हर सेक्शन को बहुत सारी उम्मीदें हैं। उम्मीद है कि हमारे रोजमर्रा की जरूरतों की जो चीजें हैं उसमें कटौती होगी। महिलाएं जो हैं वो भी उम्मीद लगाए बैठी हैं, टकटकी लगाए बैठी हैं। और प्रधानमंत्री का जो स्टेटमेंट आया है, प्रधानमंत्री ने जो इशारों में कह दिया है कि इस बजट से हर वर्ग को कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, वो उम्मीद को बढ़ाने वाला स्टेटमेंट है। तो संसद में सुबह 11 बजे निर्मला सीतारमण ये बजट पेश करने जा रही हैं। गरीब और मध्यम वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसको सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्शंस हैं कि इनकम पर जो टैक्स लगता है उसमें कटौती सरकार करेगी या नहीं करेगी, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। सुबह 10:30 बजे होगी कैबिनेट की मीटिंग। ये कैबिनेट की मीटिंग भी काफी अहम मानी जा रही है। कैबिनेट की बैठक में बजट को मिलेगी मंजूरी। तो इसमें क्या कुछ खास होगा वो भी आपको लगातार बताएंगे, पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाएंगे कि आपके लिए इस बजट में क्या कुछ हो सकता है। तो देश का आम बजट पेश होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 1 फरवरी को संसद में अपना बजट भाषण रखेंगी। इस बार बजट से नौकरी पेशा टैक्स पेयर से लेकर महिलाओं, बुजुर्गों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। उम्मीदों पर यह कितना खरा उतरेगा उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और चलिए, चर्चा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक महापैनल गुड न्यूज टुडे पर मेरे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले उनका ही परिचय आप सबके साथ करवा देती हूं। मेरे साथ है प्रोफेसर विवेक सिंह, इकोनॉमिस्ट हैं। जानेंगे कि अर्थशास्त्र के लिहाज से आज का बजट कितना खास रहने वाला है। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे बगल में बैठे हैं सीए मोहित गुप्ता, टैक्स एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है मोहित जी आपका। विपिन जैन, सीए टैक्स एक्सपर्ट है। और साथ ही नीर गोरखपुरी जी, ये अपने मजाकिया अंदाज में आज समझाएंगे और बताएंगे कि आज के बजट से इनको क्या कुछ उम्मीदें हैं और देश की आम जनता जो टकटकी लगाए बैठी है उनके लिए अपने अंदाज में क्या कुछ कहेंगे। सबसे पहले विवेक जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। देखिए, प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट के बाद ना जाहिर सी बात है कि उम्मीदें बहुत सारी बढ़ गई हैं। लक्ष्मी आएगी या फिर नहीं आएगी, ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल गुप्ता जी, लक्ष्मी आएंगे और भरपूर आएंगे। देखिए, अभी आप बात कर रही थी ना जो रेड कलर क्यों है। देखिए, ये शौर्य का प्रतीक है और ये दिखाता है कि आप जो है, आपका आत्मविश्वास क्या है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारा जो वर्ल्ड बैंक की आप बात कर लीजिए, IMF की बात कर लीजिए, हमारी रैंकिंग जो है, हमको उन्होंने भी कहा है कि हम 6.5 से ऊपर का हम ग्रोथ रेट होगा। तो जाहिर सी बात है, जो बजट है उसमें हम देखते हैं कि हमारा रेवेन्यू जनरेशन कैसा होगा और हमको कहाँ कहाँ पर जो है उसको खर्च करना है। तो देखिए, निर्मला सीतारमण जी का बहुत अच्छा अनुभव रहा है और ये उनका 8वां लगातार बजट है। मेरे ख्याल से इतिहास में इनका नाम दर्ज है। देखिए, जहां तक आपने कहा कि देखिए जो बजट होता है उसमें हम कहीं ना कहीं देखने की कोशिश करते हैं कि हम जो लोग, जितने भी लोग हैं, वो चाहे गरीब वर्ग हो या वो रिच क्लास हो, सबके ऊपर हमारा फोकस होता है। तो देखिए, भारत को चाहिए ग्रोथ और भारत को चाहिए जो है एक डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए, जो अगर आपको 7-8% की रिक्वायरमेंट है आपकी ग्रोथ रेट, उसके लिए आपको चाहिए कि आप जो है अच्छा परफॉर्म करें। तो देखिए, इन्वेस्टमेंट पे फोकस रहेगा। यहाँ पे मिडिल क्लास को खास करके जो है इनकम टैक्स में रियायत देने की पूरी संभावना है। हम जो है फोकस हमारा होगा जॉब क्रिएशन पे, क्योंकि जो अमीरों और गरीबों की जो खाई बढ़ रही है उसको अगर हमको
बांटना है तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा, इंडस्ट्री लाना पड़ेगा, आपकी सोच बदलनी पड़ेगी, आपको एम्प्लॉयमेंट के अवसर देना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है इस बारे में बहुत ज्यादा काम हुआ है। और अगर आप देखिए दुनिया के सारी इकोनॉमी 1%, 2%, 3% ग्रोथ रेट है, लेकिन हमारा 6.5% के आसपास हमारा ग्रोथ रेट है। हमारा फॉरेक्स रिजर्व जो है लगभग $730 बिलियन के करीब है। इतना है कि हम कम से कम 11-12 महीनों का हम इंपोर्ट को संभाल सकते हैं। तो देखिए भारत जो है बिल्कुल प्रगति के राह पे है, हम बेहतर हैं, हम बेहतरीन करने की पूरी संभावना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि लक्ष्मी आएगी, बिल्कुल लक्ष्मी आएंगी। और निर्मला सीतारमण को एक महिला के रूप में बड़ा सम्मान है, और भी एक लक्ष्मी का प्रतीक ही है। तो जाहिर सी बात है लक्ष्मी से लक्ष्मी आने की पूरी संभावना है, और इससे पूरे देश में खुशहाली होगी। सबको जो है चाहे किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो आपके जो है वीमेन हो, सबके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि अगर सबका विकास होगा, क्योंकि नारा है ना सबका साथ सबका विकास, तो बिल्कुल सबको साथ में लिया जाएगा। बिल्कुल। देखिए बड़ा ही पॉजिटिव तरीके से आपने समझाया कि हर वर्ग को कुछ ना कुछ आज के दिन मिल सकता है। मोहित जी आपके पास आते हुए सवाल मेरा यही कि नौकरी पेशा जो लोग हैं ना उनको भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, क्योंकि इनकम पर लगने वाली टैक्स की एक चिंता उनको सताती रहती है। तो इनकम है कम, टैक्स है ज्यादा, तो इसमें सरकार कुछ रियायत दे सकती है? बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं पूरी आशा करता और उम्मीद करता हूं कि जो वित्त मंत्री है इस साल जो अपना 8वां बजट प्रस्तुत करेंगी उसमें मध्यम वर्ग और लोअर वर्ग क्लास को बहुत बड़ा रिलीफ देने की उम्मीद रखता हूं मैं। महंगाई की जो दरें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो मध्यम वर्ग बहुत ज्यादा परेशान है, उन्हें एक बड़ा रिलीफ मिलने की आशंका जताई जा रही है। मुझे लगता है कि इस बार जो है वो स्लैब रेट में परिवर्तन करेंगी, और जो ATC, ATT की जो डिडक्शंस थी जो पुरानी थी उसमें भी कुछ बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है। क्या चेंजेस हो सकते हैं सर ATC के तहत? ATC के तहत जो पहले 1.5 लाख रुपए की रियायत थी, मुझे लगता है वो बढ़ा के 2 या 2.5 लाख रुपए करने की उम्मीद जताई जा सकती है। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो पिछले साल 50,000 से बढ़ाकर 75,000 किया गया था, उसमें भी 1 लाख या 1,25,000 तक की उम्मीद मुझे नजर आती है कि वो बढ़ाएंगी। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि देखिए अगर आज के इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमने इन्फ्लेशन पे कंट्रोल किया है, और जो हमारा टॉलरेंस जो लिमिट है जो 4 to 6% उसके बीच में है, और दुनिया के और देशों में ज्यादा महंगाई है, लेकिन जाहिर सी बात है हमको इसको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। लेकिन जहां तक रियायत की बात खास करके मैं इनकम टैक्स में देखता हूँ, देखिए अगर आप भारत की बात करें लगभग 10.5 करोड़ लोग हैं जो कि टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। उसमें अगर आप देखें तो लगभग 2 से 2.5 करोड़ लोग ही हैं जो कि एक्चुअल में टैक्स पेयर्स हैं। तो देखिए इनको भी, क्योंकि ये देश के हीरो हैं, इनको भी जो है कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जो इनकम टैक्स जो लिमिट है, जो एग्जम्पशन लिमिट है, उसको बढ़ाना चाहिए, और स्लैब में भी परिवर्तन करना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है जो आज के समय में 15 से 20 लाख रुपए साल का कमा रहा है, उसको भी जो है स्लैब में बदलाव करके उसको भी रियायत देने की आवश्यकता है। और बिल्कुल मेरा मुझे उम्मीद है जो स्टैंडर्ड जो डिडक्शन है उसको 75,000 रुपए से बढ़ा के 1 लाख रुपए हो सकता है। जी बिल्कुल, ये मुझे उम्मीद है। ये बहुत बड़ी राहत होगी। विपिन जी आप अग्री करेंगे इससे? एक और चीज विपिन जी, मेरा सवाल आपसे ये कि आम जनता जो है ना वो टकटकी लगाए बैठी है, क्योंकि आम रोजमर्रा की जरूरतों की जो चीजें हैं, जिसमें गैस सिलेंडर आता है, आपकी खाने पीने की चीजें आती हैं, इसमें भी अगर सरकार थोड़ी सी रियायत दे दे, थोड़ी सी कटौती कर दे तो बहुत भला हो जाएगा आम इंसान का। देखिए सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इनकम टैक्स की, जो हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए डेफिनेटली मुझे भी लगता है कि शायद 75 से 1 लाख हो जाए। उसके अलावा मुझे कोई और बेनिफिट दिखता नहीं है कि कोई और टैक्स रिडक्शन होने वाला है, क्योंकि अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं अपनी जीडीपी की जो 6.3 से 6.8 के बीच में रहने वाली है। तो पहले तो मैं अपना जीडीपी का टारगेट ही कम कर रहा हूँ। उसके बाद मैं ये सोचता हूँ कि मेरे को खर्चा ज्यादा करना है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स करनी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च करना है। जब मैं पैसा खर्च करूंगा उसी से मेरे को इनकम बढ़ेगी, उसी से मेरी पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी, लोगों के हाथों में पैसा आएगा। इनिशियली अगर मैं कुछ टैक्स कम कर देता हूं तो उस टैक्स कम करने से पैसा तो आएगा, लेकिन वो टेम्परेरी पैसा होगा, वो परमानेंट पैसा नहीं होगा, वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो मुझे टैक्स की उम्मीद बहुत कम लगती है। और जो दूसरी आपने बात करी, गैस सिलेंडर की बात करें या खाने पीने की चीजों की बात करें, इन सब के अंदर गवर्नमेंट का अब डायरेक्ट कंट्रोल सेंटर गवर्नमेंट का नहीं है, क्योंकि ये सब अब जीएसटी के परव्यू में जाती हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे साल में, सिर्फ बजट की बात नहीं करूंगा, पूरे साल में डिफरेंट टाइम्स पे बैठ के टैक्स रेट डिसाइड करती है डिपेंडिंग ऑन द वेरियस फैक्टर्स, और उसके बाद वो उसके ऊपर कम करती है टैक्स अगर कम करना होता है। जैसे कि अभी भी बहुत 6-8 महीने से चल रहा है कि हेल्थ सेक्टर के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जो टैक्स रेट कम होना है, और हो सकता है वो अगले शायद 2-3 महीने में कम हो भी जाए, लेकिन उसका बजट से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो सेंटर और स्टेट दोनों का प्रेरोगेटिव है, सिर्फ सेंटर उसके ऊपर कुछ नहीं कर पाएगी। अच्छा, लेकिन एक और चीज इसी में जोड़ देती हूँ जो आपने बात कही। विवेक जी, मोहित जी, आप दोनों में से कोई जवाब दे सकता है कि चेन सप्लाई जो है सरकार की, उसको अगर दुरुस्त किया जाए, बेहतर किया जाए, फिर तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा।
जो देखिए इसमें दो हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि जो आपको अगर इकोनॉमी को रन करना है तो आपको डिमांड और सप्लाई दोनों साइड फोकस करना पड़ेगा। देखिए अगर डिमांड आपको बढ़ाने के लिए कंज्यूमर के हाथ में पैसा होना चाहिए, और हमारे पास देखिए मैं बहुत स्पष्ट रूप में समझाना चाहता हूँ, बहुत सिंपल तरीके से। देखिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी इकोनॉमी जो है उसका ग्रोथ ज्यादा हो, तो जाहिर सी बात है उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिमांड ज्यादा हो। डिमांड ज्यादा तब होगी जब आपके हाथ में पैसा होगा, और आपके हाथ में पैसा जब होगा जब आपको सरकार की तरफ से कुछ राहत मिलेगी। तो जाहिर सी बात है अगर सरकार जो है, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि देखिए अगर आपको आपके इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो आपके लिए दो की रिक्वायरमेंट होती है। एक, आप खर्च कहाँ करने चाहते हैं, और दूसरा आपको रेवेन्यू जनरेशन कहाँ से होगा। जाहिर सी बात है टैक्स, अगर हम बात करें जीएसटी बात करें, इनडायरेक्ट टैक्स बात करें, डायरेक्ट टैक्स बात करें, इन सबका कलेक्शन उतना नहीं है जितना हमको चाहिए। अगर हमारा 48, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि इस साल 50 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट होगा, तो अगर आपका 50 लाख करोड़ का जो है आपको एक्सपेंडिचर का टारगेट है, क्योंकि आपको बहुत सारी सब्सिडी देना है, आपको जो है जो कम से कम 80 से 85 करोड़ जो लोग हैं उनको आपको राशन देना है, आपको फ्री में जो है बहुत सारी सब्सिडीज देना है, तो उसके लिए आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है। और रेवेन्यू जनरेशन केवल टैक्स के माध्यम से होता है, और उसमें इनकम टैक्स बहुत बड़ा स्रोत है। तो देखिए यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा कि अगर हमको जो एग्जेम्पशन लिमिट है, अगर उसको हम 1-2 लाख बढ़ा देंगे तो मैं इसको बहुत बड़ी राहत के रूप में देखूंगा। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि देश में सरकार को चलाने के लिए, अच्छी व्यवस्था लाने के लिए आपके पास रेवेन्यू जनरेशन करना पड़ेगा, और रेवेन्यू जनरेशन के लिए आप टैक्स एक बहुत बड़ा स्रोत है, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव की उम्मीद नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख हो सकती है, इतने की उम्मीद हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप सब ये तो मानेंगे कि जो इंसान, हम जैसा जो इंसान टैक्स भरता है, वो उम्मीद तो सरकार से लगाएगा कि कुछ ना कुछ हमें अच्छा इस बजट से जरूर मिले। नीर जी भी बने हुए हैं। नीर जी, क्या लगता है कि इस बार लक्ष्मी माता का आगमन होगा? जी शगुफ्ता जी, हम लोग सुबह सुबह आज बजट को सेशन पर लेकर बैठे हुए हैं। आपने बताया शुरू में कि भारत के इतिहास में सबसे लंबा भाषण निर्मला जी का है, तो मैं कहूंगा इस बार 2-4 घंटे बेशक एक्स्ट्रा ले लो। अच्छा, लेकिन थोड़ा सा क्या कहते हैं, आम इंसान पर ध्यान रख लेना। और अभी फिर हमारे बगल में बैठे हैं सर, इन्होंने बताया कि लाल रंग शौर्य का होता है, एक लाल रंग और प्रतीक देख होता है, वो होता है खतरे का। और वो ब्रिटिश काल से जो मिडिल क्लास है उसके लिए लाल रंग खतरे बना हुआ है बजट का जो है। तो इस बार हमें लगता है कि कुछ मिडिल क्लास के लिए भी आप लोग ध्यान दें। मैं 4-4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं, 2 बिल्कुल, बिल्कुल। और वाह वाह करते रहेगा आप लोग, क्योंकि बजट के बाद आह आह तो करनी पड़ेगी। नहीं, हम वाह वाह करेंगे, ठीक है, चलिए। सुन कि फिर से उन्हें इस बार अनसुना न कीजिएगा, फिर से उन्हें इस बार अनसुना न कीजिएगा, थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी इधर भी दीजिएगा। 1947 से उम्मीद में है देश का मिडिल क्लास, 1947 से एक उम्मीद में है देश का मिडिल क्लास। इस बार भी उसे सिर्फ झुंझुना दीजिएगा, इस बार भी उसे सिर्फ झुंझुना दीजिएगा। और हर बार जो नाराजगी देखने को मिलती है सरकार की तरफ से, चाहे कोई भी सरकार रही हो मिडिल क्लास को लेकर, वहां पर एक 4 पंक्तियां आपके बीच में रखता हूं कि इतनी नाराजगी उससे क्यों, वो चीन थोड़ी है। अरे वाह, इतनी नाराजगी उससे क्यों, वो चीन थोड़ी है। हर बजट में उपहास, बंजर जमीन थोड़ी है, बंजर जमीन थोड़ी है। टैक्स के नाम पर जमकर चूस रहे हो साहब, टैक्स के नाम पर जमकर चूस रहे हो साहब, वो मिडिल क्लास है, एटीएम मशीन थोड़ी है। अरे वाह, वो मिडिल क्लास है, एटीएम मशीन थोड़ी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कटाक्ष के जरिए आपने एक बहुत बड़ा संदेश पे इनफैक्ट दे दिया है। विवेक जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए अभी जो हमने कवि महोदय जी को सुना जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए जो फियर फैक्टर की आप बात कर रहे हैं ना, लाल रंग को लेके, देखो एक कहावत भी है कि डर के आगे जीत है। तो अगर आपको जीतना है तो डर होना चाहिए, क्योंकि बच्चे देखो तभी पढ़ते हैं जब उनको डर होता है कि फेल होने का भय है। तो मैं डर को बहुत पॉजिटिव रूप में देखता हूँ, उसको बिल्कुल नेगेटिव नहीं देखता हूँ। और आपने एक शेर कहा तो मैं भी एक शेर कहना चाहूंगा, और ये बहुत एप्लीकेबल है निर्मला सीतारमण जी के लिए कि मैं दरिया हूँ जो कुछ आएगा मेरे साथ जाएगा, मैं दरिया हूँ जो कुछ आएगा मेरे साथ जाएगा, लहर को देखकर दरिया कभी सौदा नहीं करते। तो देखिए यहाँ पे सौदे कोई नहीं होगा, यहाँ पे बात विकास की होगी। विकास सबके, विकास जो है सबका हो, उसकी पूरी संभावना है और उसको ध्यान में रखा जाएगा। लेकिन सबके साथ विकास के साथ साथ देश का भी विकास होना चाहिए, और उसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, मुझे लगता है कि सबको राहत भी मिलेगा, और हमारा देश जो है विकसित देश के रूप में हम जो है उसको देख, हम 2047 तक बिल्कुल देखेंगे। ठीक है, ठीक है, एक मिनट, ये ना हम जरा एक्सपर्ट्स की बाइट्स दिखा देते हैं, फिर मैं आपके पास लौटती हूँ। मोहित जी, देखिए बजट से मार्केट के विशेषज्ञों का क्या उम्मीदें हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, पहले वो आपको सुना देते हैं और जान लेते हैं। देखिए मेरे हिसाब से बजट में अगर सरकार
अब इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं कुछ रिलैक्सेशन दे, टैक्सेशन पॉलिसीज के अंदर कुछ अपडेट्स करे और इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी सरकार को, तभी उससे एक बूस्ट मिलेगा। और इन्वेस्टर्स फ्रेंडली कुछ इकोसिस्टम को क्रिएट करने की जरूरत है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए और बेटर एक इकोसिस्टम बना के देने की जरूरत है। स्टार्टअप्स को कहीं ना कहीं और ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत है। जिस तरीके से आज बाकी कंट्रीज के अंदर इस समय अगर हम बात करें कंपैरेटिवली, बहुत सारी कंट्रीज जिस तरीके से टैक्स लिबर्टीज अपने इन्वेस्टर्स को देती हैं, अपनी कंट्री के अंदर अपने लोगों को, सिटीजन को देती हैं, उससे बहुत बड़ा अट्रैक्शन आता है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का। और कहीं ना कहीं जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल मार्केट से इंडियन इकोसिस्टम में आएगा, उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ शेयर मार्केट को, स्टॉक मार्केट को देखने में मुझे लगता है मिल सकती है। सबसे बेसिक चीज जो है वो है कि मिनिमम स्लैब को आप इंक्रीज कर दो। नए रेजिम में जैसे अभी 3 लाख है तो उसको सरकार को बढ़ा देना चाहिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाना चाहिए। कारण ये है कि धीरे धीरे टैक्स पेयर का बेस भी देश में बढ़ रहा है, तो अगर उसको हम ध्यान में रखते हैं तो अभी स्कोप ये बनता है कि कुछ और रिलीफ टैक्स पेयर्स को उस तरह से डायरेक्टली दिया जाए, नंबर 1। दूसरी चीज ये हमें लगता है कि टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पे जो जीएसटी अभी एप्लीकेबल है उसको भी रिविजिट करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि आज के दिन टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस नेसेसिटी है। आज भी मैक्सिमम मिडिल क्लास हाउसहोल्ड्स जो हैं उनके पास में हेल्थ की इमरजेंसीज कवर करने के पैसे नहीं है। तो जब हम बोलते हैं कि ये सारी चीजें आज भी जरूरी हैं, तो उस पर 18% जीएसटी देकर एक मिडिल क्लास फैमिली को इंश्योरेंस लेना काफी भारी पड़ जाता है। तो टर्म इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस पे जो जीएसटी लागू है उसको जरूर रिविजिट करना चाहिए गवर्नमेंट को इस बार बजट में। एंड नेशनल पेंशन स्कीम जो गवर्नमेंट की स्कीम है पीएफआरडीए के अंडर, उसको न्यू रेजिम में ऐड कर देना चाहिए बेनिफिट्स के लिए, ताकि रिटायरमेंट के सेविंग्स का कल्चर भारत देश में और ज्यादा प्रमोट हो। एंड उसी तरह का एक सिमिलर सेविंग स्कीम बच्चों के एजुकेशन के लिए भी सरकार को बनाना चाहिए, क्योंकि आज भी एक मिडिल क्लास फैमिली इंडिया में 2 ही चीजों के लिए एस्पायर करती है। पहली चीज है कि उनका रिटायरमेंट सेफ और सिक्योर रहे, उसके लिए वो पैसे कैसे बचा सकते हैं। एंड दूसरी चीज है कि उनके बच्चों की पढ़ाई की जो फंडिंग है वो प्रॉपर्ली हो जाए। अब देखिए, उम्मीदें बहुत सारी हैं इस बजट से कि क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या सस्ता होगा, क्या महंगा होगा। विस्तार से आपको बताएंगे, ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जीएनटी पर, गुड न्यूज टुडे पर हमने दर्शकों के कुछ सवाल इनवाइट किए हैं। दर्शकों ने पूछे हैं सवाल इन एक्सपर्ट से कि हमारे लिए क्या कुछ होने वाला है। पहला सवाल देख लीजिए, विक्रम का ये सवाल आया है, इंस्टाग्राम के जरिए इन्होंने सवाल भेजा है और सवाल आपके सामने रख रहे हैं। महंगाई, रोजगार, किसान नीति, एमएसपी पर सरकार जोर देगी या नहीं देगी? रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हम बजट में किन उपायों की उम्मीद कर सकते हैं? विक्रम सिंह का ये सवाल है, तो कौन बताना चाहे? मोहित जी। आपको रोजगार बढ़ाना है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। उसके लिए 2019 में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट सरकार लाई थी, जिसके तहत उन्होंने जो टैक्स में रियायत दी थी और उन्होंने 15% टैक्स का रेट प्रपोज किया था, जिसके अंतर्गत अगर कोई आदमी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाता है इंडिया में और वो 2024 तक उसको चलाता है या उसको चालू कर लेता है, तो उनको टैक्स में रियायत मिलेगी और उनको 25% की जगह 15% केवल टैक्स देना पड़ेगा विदाउट क्लेमिंग एनी डिडक्शन और एग्जेम्पशन। सो मुझे लगता था कि ये बहुत बड़ा बूस्ट था मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के लिए। इसको कंटिन्यू करना चाहिए सरकार को और 2024 से आगे भी उन्हें इस चीज को लेके जाना चाहिए। जो सरकार का विजन और मिशन है विकसित भारत का और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, उसको बनाने के लिए सरकार के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है कि एक वो रोड मैप तैयार किए, जैसा कि उन्होंने 2019 में टैक्स दरों में छूट देके जो एक कॉर्पोरेट सेक्टर को रिलीफ दिया था। मुझे लगता है इस बार उन्हें एक कदम और बढ़ा के जो पार्टनरशिप्स हैं और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है जिसका टैक्स रेट 30% है, उनको भी रियायत देनी चाहिए, ताकि जो हमारा एसएमई सेक्टर है या माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको रिलीफ मिले और उनके पास जब पैसा टैक्स के रूप में बचेगा तो वो उसको बढ़ोतरी की तरफ लगाएंगे और जिससे बेरोजगार
अपने आप क्रिएट बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। आई एम श्योर आप सभी एग्री करेंगे कि एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर है जहां से रोजगार सृजन होता है, वहां से आप जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वहां पे बहुत सारे मौके मिलते हैं। तो एक उम्मीद की किरण के तौर पे हम उसको भी देख रहे हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और मैं पीसीआर टीम को कहना चाहूंगी कि अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर जरा डिस्प्ले कीजिए और बताते हैं कि अगला सवाल कौन से दर्शक का आया है। महंगाई, रोजगार, किसान नीति, एमएसपी पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, तो सरकार ध्यान देगी या नहीं देगी, ये अगला सवाल है और ये पलविंदर संधू का सवाल है। जी विवेक जी। पलविंदर जी, बिल्कुल आपका सवाल बेहद जायज है। देखिए, दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक है महंगाई का और एक है रोजगार का। देखिए, कहीं ना कहीं महंगाई और रोजगार को आपको जोड़ के देखना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास रोजगार होगा तो आपके ऊपर महंगाई का उतना असर नहीं पड़ेगा। देखिए, अगर आप बात करें रोजगार का तो 3-4 स्टेप जो है सरकार उठाई है और इसको और बेहतर कर सकती है। देखिए, अगर आपको बूस्ट करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आपको ध्यान देना पड़ेगा सर्विस सेक्टर पे, और देखिए आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टाइप के रोजगार पर ध्यान देना पड़ेगा, तो आपको एग्री सेक्टर पर उसको लेना पड़ेगा। अगर हम देखें इस 2024-25 में जो परफॉर्मेंस एग्री सेक्टर का लगभग 3.5% के करीब है, जो कि अच्छा है। सर्विस सेक्टर में परफॉर्मेंस हमारा बहुत अच्छा है। एक्सपोर्ट हम जो है लगभग $700 बिलियन के पार पहुंच गए हैं। तो देखो, सर्विस सेक्टर हो और एग्री सेक्टर हो, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है और यहाँ से जॉब जो है उसका क्रिएशन होता है। हमें मैन्युफैक्चरिंग पे नो डाउट जो है हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर चाइना हब है तो इंडिया भी हो सकता है। हमको टूरिज्म पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर टूरिज्म को हम सिंगापुर का अगर आप एग्जांपल ले लीजिए कि टूरिज्म के बेस पर कंट्री इतना आगे बढ़ गया है और हमारे देश में कम से कम 100 सिंगापुर बन सकते हैं, तो हमको उस पर फोकस करना पड़ेगा। हमें स्किल डेवलपमेंट में फोकस करना पड़ेगा, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम लगातार स्किल डेवलपमेंट पे हम फोकस कर रहे हैं। तो देखिए, अगर हम स्किल डेवलपमेंट में फोकस करेंगे और हम सर्विस सेक्टर पे और अपने एक्सपोर्ट पे परफॉर्मेंस पे फोकस करेंगे, न्यू वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की एक जो हमारी स्कीम है, उसका अगर मेक इन इंडिया पे हम फोकस करेंगे, डिजिटल इंडिया पे फोकस करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें हम करोड़ों लोगों को रोजगार दे सकते हैं। और इसमें रोजगार की जब मैं बात करता हूं तो मैं प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों को मिला के बात करता हूं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों की बात करता हूं। और इन्फ्लेशन एक है और उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू उसमें जो है बहुत सारे चेंजेस किए हैं, और मुझे लगता है कि जो लिमिट है वो थोड़ा और कम होनी चाहिए। बट 4% अगर हो जाएगी महंगाई दर, जो कि मुझे भरोसा है कि 2027 तक हमारा देश जो है $5 ट्रिलियन का इकोनॉमी भी बन जाएगा, और हमारा जो अभी जो 6.5% के आसपास जो हमारा इन्फ्लेशन है और 4.5% जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि अगला सवाल कौन से दर्शक ने भेजा है। लगातार क्वेरीज जो है वो आ रही हैं। ये सवाल आया है, पलविंदर संधू का ही सवाल है कि दवा, सर्जिकल आइटम्स जो हैं उन पर से जीएसटी से थोड़ी सी राहत मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। विपिन जी, आप बता दीजिए। देखिए, इसके लिए मैं बात करूं, अभी मैं थोड़ी देर पहले भी बोला था कि जो जीएसटी है, जीएसटी का कोई भी टैक्स रेट होगा, कोई भी एग्जेम्पशन होगी, तो वो बजट से नहीं आ सकती, क्योंकि वो सेंटर के पास नहीं है। कोई भी टैक्स रेट में अगर कटौती होनी है तो वो सेंटर और स्टेट्स दोनों बैठ के जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है टाइम टू टाइम, उसमें डिस्कस करते हैं। डेफिनेटली जो हमारी गवर्नमेंट है, स्टेट हो या सेंटर की हो, वो सोचती है कि जितना भी कम से कम टैक्स लगे दवाओं के ऊपर या सर्जिकल आइटम्स के ऊपर या हेल्थ के ऊपर, वो लगाएं। लेकिन उन सबकी अपनी अपनी लिमिटेशन है कि अगेन टैक्स आएगा तो खर्चा होगा तो काम बढ़ेगा। लेकिन जी बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन जहाँ तक जो लाइफ सेविंग जो ड्रग्स हैं और जो सर्जिकल जो इक्विपमेंट्स है, टूल जो यूज किए जाते हैं, देखिए इसमें हमें जो है जो मिनिमम जो जीएसटी है उसको सरकार को सोचना चाहिए और उसको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जीवन है तो सब कुछ है। तो इन जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है और जो आपने बिल्कुल सही कहा, उस पर जो है कम से कम जो है मिनिमम जो जीएसटी की दर है उसको लगनी चाहिए। आपको लगता है सरकार विचार करेगी इस बार बजट में? बिल्कुल विचार कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जो है हमें बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए। बहुत सारे एस्पेक्ट है जिसको सरकार चाहेगी कि अगर हमारा देश का जो है नागरिक खुशहाल होगा तो जाहिर सी बात हो ज्यादा बढ़िया काम करेगा और ज्यादा देश की उन्नति होगी। तो ऐसा सब काम किया जाएगा इस बजट में, मुझे पूरा उम्मीद है, जिससे जो है समाज को, देश को प्रगति की राह में हम आगे ले जा सकें। लेकिन वित्त मंत्री इसी बीच निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे पेश करेंगी अपना बजट। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात भी की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो 11 बजे आपको बता दें, लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने जा रही हैं, तो केंद्रीय मंत्री वहां पर बजट पेश करेंगी। आपको बता दें, कॉर्पोरेट दुनिया तक को इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। क्या आम, क्या खास, हर वर्ग को इस बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं कि इस बार के बजट में हमें कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो देश का आगामी बजट आज 1 फरवरी को पेश होगा। कुछ खास ऐलान होने की भी उम्मीद है, आम लोगों को भी उम्मीद है, और साथ ही साथ इस बार ऐसा लग रहा है कि सरकार, शायद ये संभव हो सकता है, जो हमारे एक्सपर्ट भी लगातार बता रहे हैं कि महंगाई और
टैक्स के मोर्चे पर थोड़ी सी राहत जो है वो सरकार हमें दे सकती है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से वित्त मंत्री ने मुलाकात की है। अब ये प्रस्थान करेंगी और संसद भवन की तरफ बढ़ेंगी और 11 बजे बजट भाषण उनका शुरू होगा। तो क्या कुछ राहत मिलेगी इस बार के बजट से वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले टैक्स छूट के तौर पर थोड़ा सा तोहफा हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा वो भी बड़ी उम्मीद के तौर पर देखा जा रहा है। और तमाम लोगों को यही उम्मीद है कि घर से जुड़ी हुई तमाम जो चीजें हैं उसमें थोड़ी सी कटौती सरकार जरूर कर दे, ये भी सोचा जा रहा है। और उम्मीदें देखिए हर वर्ग को हैं। यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को क्या सौगात मिलने जा रही है ये भी उम्मीदें बन गई हैं। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी सरकार को इस बार ध्यान देने की जरूरत है। तमाम क्वेरीज लगातार गुड न्यूज टुडे के माध्यम से दर्शक अपनी पहुंचा रहे हैं। उनके सवाल यही है कि इस बार हमें यानी मध्यम वर्ग को, मिडिल क्लास को इस बार क्या कुछ मिलने जा रहा है। उम्मीदें बहुत सारी हैं, एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी हैं। तो एक्सपेक्टेशंस पर सरकार का ये बजट क्या खरा उतरेगा या फिर नहीं उतरेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो नीर जी, आप कह रहे थे कि मिडिल क्लास की जो उम्मीदें हैं वो इस बार पूरी होंगी या फिर नहीं होंगी, ये आपसे ही जानते हैं इस बार। देखिए शगुफ्ता जी, सबसे पहले तो जो उम्मीद है क्या कहते हैं मिडिल क्लास को, उस पर हम जाएंगे कि इस बार क्या क्या उम्मीद है और पिछले बजट में क्या क्या कुछ खामी रही। लेकिन उससे पहले मोदी जी ने जैसे भाषण में अपने कहा था कि लक्ष्मी जी की कृपा होगी या लक्ष्मी जी आएंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं दिल्ली वालों को इससे इस बार भी अछूता रहना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता दिल्ली में लक्ष्मी जी की कृपा होगी, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार लक्ष्मी जी वहीं आती है जहां साफ सफाई होती है, गंदगी ना हो, कूड़ा करकट ना हो, पॉल्यूशन ना हो। लेकिन दिल्ली इन सबसे पूरा परिपूर्ण तरीके से है, तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में शायद लक्ष्मी जी की आएंगी। एक कविता आपके बीच में रखता हूं छोटी सी मैं, कि आम आदमी की उम्मीद क्या है, वो सरकार से क्या मांगता है। कि आम आदमी का भी सम्मान रखना, आम आदमी का भी सम्मान रखना, आम आदमी का भी ध्यान रखना, रेल हवाई यात्रा पर कुछ तो करो रहम, हर बार जीत ही जाओगे ऐसा ना पालो वहम। हर बार ही जीत जाओगे ऐसा ना पालो वहम। इतने सालों में आखिर कब आपने आम इंसान के दर्द को छुआ, इतने सालों में आखिर कब आपने आम इंसान के दर्द को छुआ। अगर वो नाराज हो गया ना तो बोलते रह जाओगे, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी। ये क्या हुआ, बहुत बढ़िया, ये क्या हुआ। अगर वो नाराज हो गया तो बोलते रह जाओगे, ये क्या हुआ। पिछले बजट में भी चूक की थी, उससे सीख लेना, क्योंकि शायद कमजोर आपकी यादाश्त नहीं, क्योंकि शायद कमजोर आपकी यादाश्त नहीं। हवाई यात्रा महंगी करके आपने साबित कर दिया था कि आपको मिडिल क्लास की उड़ान बर्दाश्त नहीं। अरे वाह, कि आपको मिडिल क्लास की उड़ान बर्दाश्त नहीं। अब की टैक्सों में राहत देकर कर देना जनता को रिलैक्स, वरना हमें तो समझ ही नहीं आता कि टैक्स में है देश या फिर देश में है टैक्स। अरे बहुत बढ़िया, कि देश में है टैक्स। इस बार बजट में महंगाई के पारे को उतार लेना और महंगाई का जो ग्रहण भाजपा पर लगा है उसको अब की जरूर सुधार लेना, अब की जरूर सुधार लेना। और इस बार मिडिल क्लास पे 4 पंक्तियां मैं और देना चाहता हूं कि इस बजट में भी लगता है साइड में करेंगे ड्रॉप। इस बार बजट में भी लगता है कि साइड में करेंगे ड्रॉप। इस बार भी लगता है रहेगा राहत का लोप। मिडिल क्लास को मिलेगा वही जो मिलता है, एक उम्मीद, एक झांसा और एक लॉलीपॉप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मिडिल क्लास के मर्म को बयां करती है आपने लाइनें सुनाई हैं जो दिल को छू गई हैं। रुचिका भगत जी, टैक्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका स्वागत है गुड न्यूज टुडे पर। रुचिका जी, आप महिला, मैं महिला, तो महिलाओं को क्या मिलेगा, उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं आप जैसे ही शो में आई हैं, क्या मिलेगा हमको? देखिए ऐसा है, निर्मला सीतारमण जी खुद एक महिला है। हाँ। और महिला सेगमेंट को एक वो रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया की, अगर आप इस तरह से माने तो। और पिछली बार भी अगर हम बजट देखेंगे तो उन्होंने महिला सम्मान के अंदर जो सेविंग स्कीम निकाली थी जिसके अंदर 7.5% ब्याज दिया था, वो एक अलग सा इंटरेस्ट रेट, हायर इंटरेस्ट रेट था नॉर्मल बैंक इंटरेस्ट रेट से, तो एक वो बेनिफिट तो उन्होंने दिया ही था। उम्मीद करती हूँ उसी को कंटिन्यू रखेंगे तो इस बार कुछ और नया कोई बेनिफिट इंडियन वुमेन्स के लिए लेके आएंगी। एक चीज, दूसरी तरफ अगर आप देखें, जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमारी एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ेगी, तो महिला जो है वो घर चलाती है। बिल्कुल, अगर घर में पैसा आ रहा है, कैश इन हैंड उसके हस्बैंड के हाथ में आ रहा है, तो अल्टीमेटली महिला के हाथ में आ रहा है। तो अल्टीमेटली अगर आप देखें तो एक बेनिफिट तो वो है ही है, अगर इस बार ये टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ती है तो। कितनी संभावना है बढ़ने की, रुचिका जी, क्या लगता है? हमारे जो मिडिल अर्नर्स हैं उसमें 70% जो मिडिल सेगमेंट है उसमें 70% जो है वो अर्नर्स हैं। और अगर आप उसको ध्यान में रखें कि हमारा वोट बैंक भी और हमारी जो सैलरी क्लास है, जिस जो परसेंटेज है हमारी सैलरी क्लास की, उसको ध्यान में रखें
तो मुझे लगता है कि इसके अंदर ये इजाफा होना चाहिए, जरूर इसके अंदर इंक्रीमेंट होना चाहिए। बिल्कुल विवेक जी, Exemption आपसे limit के अंदर। बिल्कुल विवेक जी, आपसे सवाल मेरा ये है कि जब हम बात करते हैं एडुकेशन और मेडिकल इंडस्ट्री की, ये दोनों ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है। एजुकेशन, आप बच्चों की पढ़ाई के लिए तो खर्चा करेंगे ही करेंगे, वहां पे आपको कोई कटौती मिलती हुई दिखाई नहीं देती है। आप किसी भी अस्पताल में जाते हैं, प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं, तो किसी ने ही सवाल, अभी तुरंत मुझे सवाल आया कि प्राइवेट अस्पताल के नाम पे हमारी खाल उतारी जाती है। विवेक जी, तो यहाँ पे सरकार को आपको लगता है कि फोकस करने की जरूरत है स्पेसिफिकली यहाँ पर? जी बिल्कुल फोकस करने की जरूरत है। और देखिए, अगर आप देखिए जो मेडिकल का है, मेडिकल फैसिलिटीज जो है, जाहिर सी बात है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे जीवन है। अगर आप देखिए, आयुष्मान कार्ड का वितरण बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है और उससे जो है मेडिकल जो ट्रीटमेंट का उसका जो है लोगों के लिए वो मेरे ख्याल से पर्याप्त है। रही बात जो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीएसटी वगैरह उस पर कम करनी चाहिए। और जो आपने कहा कि जो एजुकेशन सेक्टर है, देखिए उसमें आपको प्राइमरी से लेके आपको सेकेंडरी और उसके बाद हायर एजुकेशन आपको देखना पड़ेगा। तो अगर आप लेटेस्ट जो है इकोनॉमिक सर्वे देखिए तो उसमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में काफ़ी बड़े हैं। हमारे पास आईएम्स और मेडिकल कॉलेज जो है बढ़ी है। हमारे पास जो यूनिवर्सिटी जो 700 के आसपास से लगभग 1250 यूनिवर्सिटीज आज हमारे देश में चल रही हैं। देखिए सरकार ने काम किया है और इसमें देखिए हम लोगों की यह उम्मीद होती है कि सरकार और ज्यादा करे। अब देखिए, अगर आप मेडिकल की बात करें, खास करके स्वास्थ्य की और शिक्षा की, तो इसमें हर दुनिया का हर कंट्री जो है वो बहुत बड़ी रकम जो है खर्च करता है। और देश को खास करके निर्मला सीतारमण जी को इस बार मुझे लगता है कि एजुकेशन सेक्टर पे थोड़ा और फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप देखें डिफेंस में और जगह पे देखिए जो बजट जो है, जो परसेंटेज बहुत ज्यादा है, तो मेडिकल फील्ड में भी कि क्षेत्र में भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, और जो है क्योंकि स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, वो आम लोगों से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है। और दूसरा जो एजुकेशन है उसमें स्किल डेवलपमेंट आप करिए, आप लोगों को रोजगार के लायक बनाइए और उससे हमारी इकोनॉमी को ही फायदा होगा। क्योंकि अगर लोग जो है स्किल डेवलपमेंट होगा और रोजगार के उनके लिए अवसर जो सृजित होंगे, तो जाहिर सी बात है हमारी इकोनॉमी रन करेगी, क्योंकि उनके पास इनकम का स्रोत होगा। तो इस बार मुझे पूरा भरोसा है कि निर्मला सीतारमण जी के पिटारे से एजुकेशन सेक्टर के लिए और स्वास्थ्य सेक्टर के लिए, दोनों के लिए जो है मुझे लगता है कि जो पहला जो परसेंटेज था उससे ज्यादा इस बार एलोकेशन हो सकता है। ठीक है, विपिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विपिन जी, लेकिन आप इससे पहले कुछ कहें, इसी में जोड़ देती हूँ। जब हायर एजुकेशन की हम बात करते हैं ना, एक तो आम इंसान, मिडिल क्लास इंसान जो है वो हायर एजुकेशन बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते पहले तो लोन अप्लाई कर दीजिए, लोन मिलने में आपको इतनी दिक्कत आती है, लोन मिल जाता है तो फिर ब्याज दर मार जाती है, उसको थोड़ा सा दुरुस्त करने की जरूरत है। देखिए, इसमें मैं दो चीज ऐड करूंगा कि हम जब भी एजुकेशन की बात करते हैं बजट से, तो हम बात करते हैं कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज की, जबकि मुझे ये लगता है कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज तो डेफिनेटली जरूरी हैं, लेकिन सेकेंडरी एजुकेशन बहुत जरूरी है। जो बच्चा 5th से लेकर 12th तक पढ़ रहा है, क्योंकि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में शायद 1 या 2% लोग जा रहे हैं। सेकेंडरी एजुकेशन में बहुत लोग हैं जो पढ़ रहे हैं और उसके बाद बाहर आके काम कर रहे हैं, चाहे वो जॉब्स कर रहे हैं या वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जा रहे हैं। तो सेकेंडरी एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जो शायद बहुत छूटा हुआ है, उसके ऊपर बहुत फोकस करने की जरूरत है। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर विवेक जी ने बिल्कुल ठीक बोला। स्किल डेवलपमेंट के लिए स्टार्टिंग हुई थी, कुछ स्किल यूनिवर्सिटीज बनी थी, कुछ स्किल कॉलेजेस बने थे, लेकिन वो शायद इतना डेवलप नहीं हो पाया, इतना पेस नहीं है उसको, वो आने की जरूरत है। जो दूसरी आपने बात करी एजुकेशन लोन की, एजुकेशन लोन डेफिनेटली एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एजुकेशन इतनी महंगी है, इन्वेस्टमेंट्स है नहीं, पैसा है नहीं, और जब भी हम कॉलेज जाते हैं तो कोई भी कोर्स आपको 10-15 लाख से कम नहीं पड़ रहा है, और एजुकेशन लोन की रिक्वायरमेंट है। बैंक्स काफी इजिली देती हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी परेशानियां हैं उसके साथ। तो गवर्नमेंट चाहे तो जैसे क्या कहते हैं, लोन को गारंटी देती है और लोन्स को, तो एजुकेशन लोन को भी वो गारंटी दे सकती है, और उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो समवेयर 6 से 7% रखे, तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा ग्रो करेगा और एजुकेशन के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा वो। बिल्कुल।